अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम और नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प यू टू ब्रीथ। रिस्पायरेशन वो सिस्टम है जिसमें ऑर्गन्स और टिश्यू मिलके हमारी सांस लेने में मदद करते हैं। इट इंक्लूड्स एयरवेज, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें एयरवेज, लंग्स और ब्लड वेसल्स शामिल होती हैं। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे एयरवेज, लंग्स और ब्लड वेसल्स शामिल होती हैं। अब रिस्पायरेशन का जो हमने ये देखा क्या है रिस्पायरेशन के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के मिलने से जो हम सांस लेते हैं, यानी कि इनकी हेल्प से, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की हेल्प से जो सांस लेते हैं उसे कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे हमारी बॉडी में होता है। देखें, रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है नोज से, देन फेरनेक्स, फेरनेक्स से लेरनेक्स, लेरनेक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई एंड देन लंग्स, लंग्स से होके फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। अब हम इसको पहले देखते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। ये है नोज़ और ये है इसके नोस्ट्रिल्स। नोज़ की नोस्ट्रिल्स के बाद आती है नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद एक मस्कुलर ट्यूब आती है जिसे हम कहते हैं फेरनेक्स, फेरनेक्स के बाद क्या आती है लेरनेक्स, लेरनेक्स में क्या है वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ऐसे इस शेप में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। हम लेरनेक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इस लेरनेक्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस का क्या काम है यहाँ पे ओपनिंग का, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है वो जो सांस की नाली है उसको कवर कर देती है ताकि खाना जो है वो इस नाली में ना आ सके और खुराक की नाली में ही जाए। नेक्स्ट लेरनेक्स के नीचे होता है विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। अब ये जो ट्रैकिया इसके अंदर होते हैं सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। ये कार्टिलेजियस रिंग्स पर मुश्तमिल होता है। कार्टिलेजियस रिंग्स का क्या काम है कि ये रिंग्स इसको जो है वो कोलैप्स नहीं होने देती, इसको एक्सपेंड किए रखती हैं ताकि एयर, अगर ये कोलैप्स होगा तो बंद हो गया तो एयर इजीली नहीं गुजर सकेगी, तो इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं, यानी कि एक्सपेंड करके रखती हैं ताकि एयर इसमें से गुजर सके। नेक्स्ट ये ट्रैकिया डिवाइड होती है लेफ़्ट राइट ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है वो नेक्स्ट डिवाइड होती है ब्रोंकस में और ब्रोंकस नेक्स्ट एल्वेलाई में। अब हम इन सब का फंक्शन डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है और हम रिस्पायरेशन को भी देखेंगे कि कैसे होती है। अब जो ये सारी चीज़ें रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करती हैं, अब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि ये जो हमने सारी चीज़ें देखी हैं कुछ अपर पार्ट में और कुछ लोअर पार्ट में। अपर में जो आ जाती हैं वो है नोज़, फेरनेक्स और एसोसिएटेड इससे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें लेरनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स वगैरह आ जाते हैं। इसको डिवाइड किया हुआ है अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में। अब ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अब हम इनका फंक्शन देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं रिस्पायरेशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है थ्रू नोज़। नोज़ के तीन मेन फंक्शन होते हैं। वो क्या होते हैं कि एयर इज़ वार्म, एयर को गर्म करना, यानी कि बॉडी के फंक्शन तक लाना। जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो ठंडी हवा होती है, तो जब हम ठंडी हवा अपने अंदर लेके जाएंगे तो नोज़ क्या करेगा, उसको वार्म करेगा और फिर लंग्स तक भेजेगा। नेक्स्ट है एयर इज़ ह्यूमिडिफाई, यानी कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हवा जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो क्या करता है नोज़, उसके अंदर उसमें नमी पैदा करता है, वाटर ऐड करता है और उसमें नमी पैदा करता है एयर में और फिर लंग्स तक भेजता है। थर्ड क्या है फंक्शन, एयर इज़ फिल्टर्ड, एयर को फिल्टर करता है, यानी कि एयर, जैसे कि आपको पता है नोज़ में जो है वो एयर्स होते हैं जो एयर को क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल को फ़िल्टर करके नोज़ में ही रहने देते हैं और नेक्स्ट जो एयर है उसको लंग्स तक भेज देते हैं। ये तीन मेन फंक्शन थे नोज़ के। फेरनेक्स क्या है, फेरनेक्स है मस्कुलर ट्यूब है, फनल शेप्ड होती है, यानी कैसे की होती है, फनल शेप्ड होती है। फंक्शन क्या करता है, सर्व एज अ पैसेज वे, यानी कि रास्ता प्रोवाइड करती है एयर को गुजरने का। इसका साइज़ क्या होता है 12 to 13 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन क्या है कि ये पैसेज वे है, रास्ता प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है लेरनेक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, पैसेज वे डेट कनेक्ट फेरनेक्स विद ट्रैकिया। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और ये कनेक्ट करता है ट्रेकिया को फेरनेक्स के साथ। इसका साइज़ जो है मेल्स में डिफरेंट होता है और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल्स में 44 मिलीमीटर होता है और फीमेल में 36 मिलीमीटर होता है।
नेक्स्ट है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? पीस ऑफ कार्टिलेज लेइंग ऑन द टॉप ऑफ लेयरनेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया डायग्राम से कि ये वो पीस है जो लेयरनेक्स के ऊपर पाया जाता है, कार्टिलेज का वो पीस जो लेयरनेक्स के टॉप पे हो। इसका फंक्शन क्या है? व्हेन पर्सन स्वेलोज द एपिग्लोटिस फोल्ड बैकवर्ड टू कवर द एंट्रेंस ऑफ लेयरनेक्स सो फूड एंड लिक्विड डू नॉट एंटर द विंड पाइप एंड लंग्स। यानी कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है? लेयरनेक्स को कवर कर देता है ताकि फूड और लिक्विड मटेरियल उसमें से ना गुजर सके और विंड पाइप और लंग्स तक ना पहुंचे। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया और अ विंड पाइप इज़ अ फिब्रोकार्टिलिजीनियस ट्यूब। ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ये फिब्रोकार्टिलिजीनियस ट्यूब है, कार्टिलेजिनियस ट्यूब है, कार्टिलेज की बनी हुई है। सी शेप्ड रिंग्स अकर इन ट्रेकिया। जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रेकिया है और इसमें ऐसे सी शेप्ड रिंग्ड होती हैं जो इसको एक्सपेंड किए रखती हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो और एयर गुजरे इसमें से। इट इज़ डिवाइडेड इनटू लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई। ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं ब्रोंकाई क्या आता है। ब्रोंकाई फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रोंकाई डिवाइड होता है, ट्रेकिया नेक्स्ट डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई का फंक्शन क्या है? While its trachea purpose to conduct air from mouth and nose towards lung। जैसा कि ट्रेकिया का पर्पज़ है कि वो एयर को माउथ और नोज से लंग्स की तरह भेजता है। इट इज़ ब्रोंकाई डेट डिस्ट्रीब्यूट एयर थ्रू आउट द लंग। ये ब्रोंकाई है जो लंग्स में एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है अंटिल रीचिंग ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक्स। यानी कि जो ट्रेकिया है उसका फंक्शन ये है कि उसने एयर को माउथ और नोज से लंग्स की तरह भेजना है। अब जो ब्रोंकाई है उसका क्या है कि जो लंग्स है उसमें एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लंग्स तक तो ट्रेकिया ने भेज दिया, अब लंग्स में किसने डिस्ट्रीब्यूट करना है एयर को? ब्रोंकाई ने। यानी कि लंग्स में किस किस को? ब्रोंकियोलस और एल्वियोलर सैक में डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रोंकाई ने। राइट ब्रोंकाई जो होती है वो वाइडर होती है और लेफ्ट जो होती है वो नैरोअर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। A tiny branch of air tubes in the lungs called bronchioles। छोटी छोटी ब्रांचेज हैं एयर की ट्यूब्स की लंग्स में जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स जैसा कि आपको पता है रिस्पायरेशन का मेन पार्ट है। लंग्स क्या है? लंग्स आर द मेजर ऑर्गन फॉर रिस्पायरेटरी सिस्टम। मेजर ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन और लोब, जो कि सेक्शंस और लोब में डिवाइड है। राइट लंग इज़ वाइडर। राइट लंग जो है वो ज़रा वाइड है यानी कि चौड़ाई में है। वाइल लेफ्ट इज़ नैरोअर, जो लेफ्ट पे है वो ज़रा नैरो है, पतला है। लंग्स आर लार्जेस्ट वन ऑर्गन। लंग्स जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है यानी कि बड़ा एक ऑर्गन है। टोटल लेंथ ऑफ एयरवेज थ्रू दैम इज़ 1500 माइल। जो टोटल लेंथ है एयरवेज की, एयर के रस्तों की, इसमें लंग्स में वो कितनी है? 1500 माइल्स। पर्पज़ ऑफ रिस्पायरेशन क्या है? द मेन फंक्शन टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर बॉडी यूज़ एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मेन फंक्शन ही यही है कि ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाना, उसे इस्तेमाल करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, बॉडी से एक्सहेल कर देना, एलिमिनेट कर देना। अब इसके दो वेज हैं इसको एलिमिनेट करने के और इनहेल करने के। एक है इंस्पायरेशन, ब्रीथिंग इन, सांस अंदर लेके जाना, एक्सपायरेशन, ब्रीथिंग आउट, सांस बाहर लेके जाना। ये हो गया पर्पस। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट हैं रिस्पायरेशन के। नंबर 1 पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है कि ऑक्सीजन रीचिंग एल्विलाई, कि ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करके इस एल्विलाई, ये ब्राउन में एल्विलाई हैं, इन तक आएगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। ऑक्सीजन रीचिंग लंग्स इज़ डिफ्यूज़, यानी कि जो ऑक्सीजन इस लंग्स में आया है, इस एल्विलाई में आया है, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा इस ब्लड वेसल में। ये जो पिंक में है ये ब्लड वेसल और ब्राउन में है एल्विलाई। जो ऑक्सीजन आया है इस एल्विलाई तक वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड वेसल में, और वो ब्लड वेसल जो है उसको नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट, उसको क्या कर देगी? जब डिफ्यूज़ हो जाएगा ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल में, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी डिफरेंट ऑर्गन्स तक, हार्ट तक, लिवर तक। नेक्स्ट है रेगुलेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। वही बात कि ऑक्सीजन जब इनहेल होकर आएगा इन एल्वलाई तक, वहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल को दे देगा, और ब्लड वेसल क्या करेगा? ब्लड वेसल में जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगी? इस एल्वलाई को देंगे, और एल्वलाई फिर से उसको एक्सहेल कर देगा बाहर की तरफ। ये एक कंपोनेंट थे इसके, रिस्पायरेटरी सिस्टम के 4 कंपोनेंट थे
कि सबसे पहले कंपोनेंट में पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई तक आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। डिफ्यूजन क्या है कि जो ऑक्सीजन एल्विलाई तक आई है वो ब्लड वेसल में जाएगी। ट्रांसपोर्ट क्या है कि जब एल्विलाई ने ब्लड वेसल को दी ऑक्सीजन तो वो उसको डिफरेंट ऑर्गन्स तक भेज देगी। रेगुलेशन क्या है कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की ऑक्सीजन को इनहेल करना और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको एक्सहेल कर देना। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये कौन कौन से मसल्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, जैसा कि ये रिब है, ये यहाँ पे राइट साइड पे भी मसल्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी मसल्स हैं। जब इंस्पायरेशन करनी होगी तो दो तरीक़ों से इंस्पायरेशन होगी, या तो ये चेस्ट कैविटी का डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा यानी कि वर्टिकली ऐसे इंक्रीज कर जाएगा, या ये जो रिब्स हैं इनका इंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करेगा। जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे डायफ्राम होता है रिब्स के यहाँ पे। ये डायफ्राम जो है वो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल से। जो ये डायफ्राम है इसके मसल्स होते हैं डायफ्रामेटिक मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिससे क्या होता है इसका डायमीटर इंक्रीज़ कर गया वर्टिकली चेस्ट कैविटी, यानी कि ये सारा डायमीटर जो है वर्टिकली इंक्रीज़ कर गया और लंग्स एक्सपेंड हो गए और ज़्यादा, और क्या हुआ इंस्पायरेशन हो गई यानी कि ऑक्सीजन इनहेल हो गया। ये क्या हुई इंस्पायरेशन। नॉर्मल वे में इंस्पायरेशन कैसे होती है कि डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ कर जाता है और जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं। जब इसके बरअक्स जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमें ज़्यादा इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, हम तेज़ी तेज़ी से ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तब क्या होता है बकेट हैंडल मूवमेंट होती है। जैसे कि एक बकेट है, ये नीचे इसका हैंडल है, अब जब हमने इसको उठाना तो ऊपर करना है। इसी तरह जैसे रिब्स हैं ये इन नॉर्मल फॉर्म है, जब हमने तेज़ी से सांस लेना है तो ये सारे मसल्स क्या करेंगे इन रिब्स को ऐसे ऊपर की तरफ उठा देंगे ताकि लंग्स एक्सपेंड हो, इन रिब्स को ऊपर की तरफ ऐसे उठा देंगे। जब हमने तेज़ी से सांस लेना हो, ज़्यादा इंस्पायरेशन करनी हो तो ये जो स्टर्नोक्लाइडमास्टॉइड है ये इन रिब्स को उठा देगा। स्क्लेनस मसल जो यहाँ पे ये भी रिब्स को ऊपर की तरफ उठा देंगे और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है ये इन सारी रिब्स को ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर देगा और ज़्यादा इंस्पायरेशन होगी। नॉर्मल वे में इंस्पायरेशन कब होती है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे और वर्टिकली इसका जो है डायमीटर इंक्रीज हो, तब होती है नॉर्मल वे में इंस्पायरेशन। जब हमने तेज़ी से इंस्पायरेशन करनी हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज या किसी भी काम के दौरान, तो अब क्या होता है कि ये जो सारे मसल्स हैं इन रिब्स को ऊपर की तरफ मूव करते हैं ताकि तेज़ी से लिवर जो है वो इंस्पायरेशन करे, तेज़ी से इंस्पायरेशन हो बॉडी में और ऑक्सीजन आए। अब जब हमने इंस्पायरेशन कर रही तो तब हमें एक्सपायरेशन भी करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना है। तो क्या होता है कि जब इंस्पायरेशन हो रही होती है डायमीटर इंक्रीज़ करता है, डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कुछ देर बाद वो खुद ही रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और लिवर जो है वो कंप्रेस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन बाज़ का जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो तेज़ी से एक्सपायरेशन भी करना पड़ती है। तो क्या होता है कि जो रेक्टस और एब्डोमिन है ये क्या करते हैं, ये मसल्स एब्डोमिनल पे क्या करते हैं उस पर कंप्रेस करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं और वो क्या करते हैं आगे डायफ्राम को कंप्रेस करते हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करता है और लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं। यानी कि जब हमने एक्स्ट्रा एक्सपायरेशन करनी हो तब क्या होता है, नॉर्मल वे में तो ये होता है कि खुद ब खुद कुछ देर बाद डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करके रिलैक्स हो जाता है और एक्सपायरेशन हो जाती है और लंग्स को कंप्रेस कर देता है। लेकिन जब हम तेज़ी से कोई काम कर रहे हो तो हमें ज़्यादा एक्सपायरेशन की ज़रूरत हो तो क्या होता है रेक्टस और एब्डोमिन जो है वो एब्डोमिनल पे को कंप्रेस करते हैं और वो क्या करता है डायफ्राम को कंप्रेस करता है और ऊपर की तरफ मूव कर देता है, जिससे क्या होता है कि लंग्स जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं। और ये जो इंटरकोस्टल है, इंटरनल इंटरकोस्टल है, ये क्या करता है जो रिब्स इंस्पायरेशन में हमने ऐसे ऊपर की तरफ की थी मसल्स ने, उनको वापस क्या करता है नॉर्मल में ले आता है ताकि एक्सपायरेशन हो सके। ये था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जिसमें हमने देखा कि डायमीटर के बढ़ने से वर्टिकली और इंटीरियर पोस्टीरियर रिब के डायमीटर को बढ़ने से इंस्पायरेशन होती है और जो एक्सपायरेशन है वो रेक्टस और एब्डोमिन के कंप्रेस करने से होती है इन ज़्यादा एक्सपायरेशन। और नॉर्मल वे में एक्सपायरेशन कैसे हो जाती है जब डायफ्राम खुद ब खुद इंस्पायरेशन के बाद रिलैक्स हो जाए। अब हम इसको एक टेबल से देखते हैं।
डायग्राम के थ्रू तो देख लिया, अब हम ये टेबल का भी ओवरव्यू देख लेते हैं कि इंस्पायरेशन कैसे होती है वर्टिकुलर डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के इंक्रीज़ करने से। वर्टिकुलर डायमीटर कैसे इंक्रीज़ करता है, जब डायफ्रामेटिक मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम को नीचे की तरफ मूव करते हैं और वर्टिकुलर डायमीटर इंक्रीज़ होता है, जिससे जो लंग्स है वो एक्सपेंड होते हैं और इंस्पायरेशन होती है। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कब इंक्रीज़ होता है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, स्टेर्नोक्लेड मास्टोइड मसल एंड स्क्लेनस मसल्स जो हैं वो रिब को राइज कर दें। जब हमें ज़्यादा इंस्पायरेशन की ज़रूरत हो तब ये सारे मसल जो हैं वो रिब्स को राइज कर दें, तब भी इंस्पायरेशन होती है। और मसल एक्सपायरेशन कब होती है, जब वर्टिकल क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रामेटिक मसल, जब खुद ही इंस्पायरेशन के बाद जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाए और अपवर्ड मूव कर जाए, तब भी हो जाती है एक्सपायरेशन। और इलास्टिक रिकॉयल ऑफ लंग्स, यानी कि जब वो ऊपर मूव करेगा और इलास्टिसिटी की वजह से वो कंप्रेस हो जाएगा, लंग जो है वो इलास्टिसिटी होती है ना उसके अंदर, तो वो खुद ही कंप्रेस हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्सपायरेशन हो जाएगी। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, उनको वापस उनकी जगह पर ले आते हैं ताकि एक्सपायरेशन हो सके। एब्डोमिनल रेक्टस, जैसे कि मैंने बताया कि वो रेक्टस और एब्डोमिन जो है वो एब्डोमिनल कंटेंट पे जो है वो उसको कंप्रेस करते हैं ताकि डायफ्राम अपवर्ड मूव करे और एक्सपायरेशन हो सके। द मेन डिफरेंस ही यही है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। इंस्पायरेशन तब होगी जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा और डायमीटर वर्टिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तब इंक्रीज़ होगा जब हमने तेज़ी से इंस्पायरेशन करनी हो। और एक्सपायरेशन कब होती है, जब ये डायफ्राम जो है वो इंस्पायरेशन के बाद खुद ब खुद रिलैक्स हो जाए, तब एक्सपायरेशन हो जाती है। जब हमें ज़्यादा एक्सपायरेशन तेज़ी से ज़रूरत होती है एक्सहेलेशन करने की, तब क्या होता है कि एब्डोमिनल रेक्टली यानी कि रेक्टस और एब्डोमिन क्या करते हैं कि वो एब्डोमिनल कंटेंट पे कंप्रेस करते हैं और वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है एक्सपायरेशन, यानी डायफ्राम के नीचे की तरफ मूव होना है इंस्पायरेशन, और डायफ्राम जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो होगी एक्सपायरेशन। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा और मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ा। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।